गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं आपके मिक्सचर एंड सेपरेशन मेथड्स के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जो है कैसे डिफरेंट टाइप की जो हमारे मिक्सचर्स होती हैं, जिसमें हमने आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में समझाया था, फिर सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बारे में समझाया था, दोनों को कैसे पार्टिकल्स के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है, उनमें टिंडल इफेक्ट समझाया था और ब्राउनियन इफेक्ट भी आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को फर्दर समझाएंगे कि उसको कैसे जो है डिस्पर्स्ड मीडियम, आपके डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के आधार पर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। फिर हम आपको जो है सेपरेशन मेथड के बारे में समझाएंगे कि जितने भी आपके जो है सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, भले होमोजीनियस हो या हेटेरोजीनियस हो, अगर उनको सेपरेट करना हो, उनके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग-अलग सेपरेट करना हो, तो कौन से मेथड अपनाने चाहिए हमें। इसमें इन मेथड्स में हमारे आ जाते हैं, जैसे कि आपका प्यूरिफिकेशन करना है, इवेपोरेशन करना है, डिस्टिलेशन करना है, सेडिमेंटेशन करना है, सब्लिमेशन करना है, या फिर जो है जितने भी मेथड्स होते हैं, सारे मेथड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो हमने पिछली क्लास में से कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना। और उनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है हमारा। अगर 1 नैनोमीटर से कम हो गया पार्टिकल के साइज, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाएंगे अपने सॉल्यूशन में, पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 1000 नैनोमीटर से भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, तो वो हमें नेकेड आई से विजिबल होने लग जाएँगे और वो जो सस्पेंडेड रह जाएँगे सॉल्यूशन में, वो जो है ढंग से घुल ही नहीं पाएँगे। जो हमारा जो मिक्सचर है वो ढंग से घुल ही नहीं पाएगा, उसमें पार्टिकल बड़े-बड़े रह जाएँगे, डिसॉल्व ही नहीं हो पाएँगे और उनको सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं हम। तो आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के आधार पे जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो आप यही समझ लीजिए डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है हमारा। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब जो हमारा मेन क्वांटिटी में जो ज़्यादा सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम मिक्स कर रहे हैं किसी दो चीज़ों को, तो पहले ये थोड़ी कि दोनों आधी-आधी ले लेंगे, 50-50 ले लिया, मिक्स हो गए। पहले एक चीज़ ज़्यादा लेंगे, उसके अंदर कुछ चीज़ मिलाएँगे हम। पहले पानी लेते हैं, पानी के अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट मिलाते हैं। ये नहीं ना कि 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर सॉल्ट ही मिला देंगे उसके अंदर, ठीक है ना? तो जो ज़्यादा चीज़ लेते हैं हम, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जिसके अंदर हमें मिलाना होता है, उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और जिस चीज़ को मिलाना होता है, कम क्वांटिटी में जिस चीज़ को मिला रहे हैं, उसको डिस्पर्स फेज़ कहेंगे, ठीक है ना? और इसको ना सॉल्वेंट भी कहते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम को, और इस जो डिस्पर्स हो रही है जो चीज़, उसको जो है सॉल्यूट भी कहते हैं, ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ, और इसके लिए मैं इधर ही नीचे इधर ही लिख देता हूँ। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो यूज़ करते हैं हम जब करते हैं, जब हमारा ट्रू सॉल्यूशन हो, होमोजेनियस सॉल्यूशन हो, तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ है, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो हमारा डिस्पर्स फेज़ है या फिर जो कम क्वांटिटी में चीज़ है, वो हमारा सॉल्यूट है। और फिर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में। पर जब हम हेटेरोजेनियस, स्पेसिफिकली कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज का यूज करते हैं अपने जो डिटरमाइन करने के लिए, कम क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी के लिए। डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा क्वांटिटी, डिस्पर्स फेज कम क्वांटिटी, ठीक है ना। जो मीडियम है, मीडियम मतलब जैसे किसी चीज में ट्रेवल करना होता है उसका मीडियम होता है, किसी चीज के अंदर, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन मीडियम यानी ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज। अब ये 8 होते हैं, 8 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 में कैसे? देखो, हमारे डिस्पर्स्ड मीडियम भी 3 है, डिस्पर्स्ड फेज़ भी 3 है, और तीनों के इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें बनाना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना? 3 इंटू 3 9 होना चाहिए था हमारा। 3 इंटू 3 9 के हिसाब से हमें बनने चाहिए थे कॉम्बिनेशंस।
पर इसमें हमें 8 ही होंगे। क्यों 8 होंगे? क्योंकि जो गैस इंटू गैस का होता है, यानी कि जब हमारा डिस्पर्स मीडियम भी गैस हो और हमारा जो है डिस्पर्जन मीडियम भी गैस हो और डिस्पर्स फेज भी गैस हो, तो वो जो है कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है। गैस इंटू गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है उसकी जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी एबिलिटी टू डिफ्यूज इन अनदर मीडियम, उसकी किसी और मीडियम में घुलने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा हमारी गैस में होती है, सबसे कम हमारी सॉलिड में होती है। इससे जब भी गैस और जब एक गैस दूसरी गैस में मिलती है, तो वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी। वो हमेशा बहुत ही एक साथ मिल जाएगी, ठीक है ना? जैसे कि हमारी एटमॉस्फेयर भी है। इससे एटमॉस्फेयर में जो है बहुत ही अच्छे से हमारी हर लेयर पे, ठीक है ना? अब वो जो है जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर को कई सारी लेयर्स में बाँटा गया है ना? तो हर लेयर में जो है अपने आप में एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है? ये नहीं कि आप स्ट्रेटोस्फेयर को जो है एक्सोस्फेयर से कंपेयर कर रहे हो, तो हर जो लेयर है आपकी, हर चादर अपने आप में अकेला जो है होमोजेनस मिक्सचर होगा। उसको एक-दूसरे से कंपेयर ना करें, अगर अपने आप में कंपेयर करें तो हर जो है लेयर हमारी एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएगी, क्योंकि जब गैस जो है 4-5 गैसों को एक साथ रखा जाता है, तो वो अच्छे से एक-दूसरे में घुल-मिल जाती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा होमोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं। इसमें आप देखेंगे हमें गैस इंटू गैस का एग्ज़ाम्पल नहीं लिया है, हमें 3 लिक्विड के लिए हैं, 2 गैस के और 3 सॉलिड के लिए हैं, मीडियम के लिए और डिस्पर्जन मीडियम के लिए हो, ठीक है? अच्छा, अब एग्ज़ाम में ना जो आपके असली क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर वाले चैप्टर में, वो इसी टेबल से आते हैं। आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से याद करनी होगी, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम गैस को मीडियम लेके चलते हैं। अगर गैस और लिक्विड का मीडियम होता है, तो एरोसोल कहलाता है। जब किसी गैस में थोड़ा बहुत लिक्विड मिलाया जाता है, लिक्विड के थोड़े-थोड़े पार्टिकल्स मिला दिए जाते हैं, तो वो एरोसोल बोला जाता है। और अगर गैस में थोड़े सॉलिड के भी पार्टिकल मिला लिए जाएँ, तो उसे भी हम एरोसोल ही कहेंगे। उसे एरोसोल ब्रैकेट में सॉलिड कहते हैं, पर कई जगह एरोसोल भी लिखा होता है, एक ही बात है। तो अगर गैस में भले ही आप लिक्विड मिलाओ या गैस में सॉलिड मिला के जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो एरोसोल ही कहलाता है। और एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे गैस के अंदर लिक्विड के, इसमें हमारे जो है फॉग आ जाती है, क्लाउड, मिस्ट, मतलब जैसे पहाड़ों पे जाते हो, धुंध सी दिखाई देती है ना, या फिर आसमान में देखते हो क्लाउड। क्लाउड क्या है? क्लाउड जो है हमारी गैस है जिसके अंदर वाटर वेपर्स भरे हुए हैं। वाटर वेपर्स यानी कि लिक्विड, है ना? तो क्लाउड वो कुछ नहीं है, वो एक गैस का एक बुलबुला है जिसके अंदर जो है वाटर वेपर्स भरे पड़े हैं, जिसमें थोड़ा बहुत लिक्विड की बूंदें यानी पानी की छोटी-छोटी बूंदें भरी हुई हैं, इसलिए वो एरोसोल है। दूसरी तरफ अगर हम गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स मिलाएँ, जैसे कि हमारा स्मोक हो गया या फिर डस्ट हो गया, ठीक है? या ऑटोमोबाइल का एग्ज़ॉस्ट हो गया, यानी कि जो आपके ऑटोमोबाइल से आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो पीछे से काला-काला धुआँ निकलते हैं ना, वो भी आपके एरोसोल का ही एग्ज़ाम्पल है, गैस में सॉलिड का एग्ज़ाम्पल है। उसमें जो धुआँ निकलता है उसमें थोड़े बहुत जो है धूल के कण होते हैं, ठीक है ना? उसमें जो है जो गंदगी होती है, पेट्रोल के कण होते हैं, ठीक है? तो वो भी एक एरोसोल का ही एग्ज़ाम्पल हुआ आपके। और अब हम लिक्विड के 3 स्टेट्स की बात करें, अगर लिक्विड को मीडियम मान के बात करें, तो लिक्विड में अगर गैस को मिलाएँ तो फ़ोम बनती है, ठीक है? जैसे कि फ़ोम बनती है अगर लिक्विड में थोड़े बहुत गैस मिलाएँ, बुलबुले से जो उठ जाते हैं। जैसे कि आपके सोप में होता है, जब आप नहाते हो, ठीक है? रगड़ते हो सोप को तो बुलबुले से ही नहीं उठ जाते? वही होते हैं। इसका इन सब टाइप के सॉल्यूशंस को बोलते हैं फ़ोम, ठीक है? इसमें आपकी शेविंग क्रीम भी आती है और जो आपके सोप के बुलबुले होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आपके आते हैं। जब लिक्विड में थोड़ा बहुत गैस मिला दी जाए, बुलबुले से बन जाए, ठीक है ना? बुलबुले में क्या होता है? चारों तरफ लिक्विड होता है, अंदर तो गैस भरी होती है, ठीक है? तो इसे शेविंग क्रीम क्या होती है? उसको शेक करते हो और फिर निकालते हो ना, ठीक है ना? तो वो शेविंग क्रीम या फिर जो आप वहाँ पे खाते हो, कोई जूस किसी दुकान पे गए आप, आपने बोला मुझे मिल्क शेक दो, और मिल्क शेक के ऊपर वो कोई क्रीम निकाल के देता है, शेक करता है, क्रीम डाल के देता है। वो क्रीम भी आपकी जो है फ़ोम का ही एग्ज़ाम्पल है, वो भी आपके लिक्विड में गैस मिलाई गई है। और अगर हम लिक्विड टू लिक्विड की बात करें, तो वो इमल्शन कहलाता है। अगर 2 लिक्विड को कंबाइन करके जो है कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो हमारा इमल्शन कहलाता है। इसमें आपकी जो है क्या कहते हैं
कोई भी जो है आप लिक्विड बनाते हैं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा बनाते हो, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आप रूह अफ़ज़ा पियो, क्या करोगे रूह अफ़ज़ा पीने के लिए हो? आप पानी लोगे, पानी में रूह अफ़ज़ा की बोतल डाल दोगे, घोल दोगे, बन गया रूह अफ़ज़ा। तो दोनों ही लिक्विड हो गए ना आपके, तो लिक्विड इंटू लिक्विड इमल्शन, वो इमल्शन का एग्ज़ाम्पल है। इसमें आपका मिल्क भी आता है, बटर भी आता है और फेस की क्रीम भी आती है। अब आप कहेंगे जो फेस की क्रीम और बटर है, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, इसमें लिक्विड कहाँ से आ गया? ठीक है ना? तो ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडे रहते हैं। पर इसको थोड़ा-सा अगर आप गर्म कर दो, लिक्विड नहीं हो जाते। अगर जैसे कि आपकी बटर ही है, अगर बटर को कुछ दिनों तक जो है गर्मियों के सीज़न में आप फ्रिज में नहीं रखोगे, बाहर रख छोड़ दोगे, तो पिघल के जो है पानी नहीं हो जाएगा, है ना? पिघल के लिक्विड नहीं बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो लिक्विड इंटू लिक्विड का सॉल्यूशन है, वो इमल्शन है, बस उसको हम जमा के रखते हैं, क्योंकि यूज़ करने में अच्छा लगता है। इसलिए हम फ्रीज़र में रख के फ्रिज में रख के उसको जमा के रखते हैं अपने यूज़ पर्पज़ के लिए। और फेस क्रीम भी ऐसे ही होती है हमारी, 2 चीज़ों की मिक्सचर होती है, कई सारी चीज़ों की, कई सारे लिक्विड्स की मिक्सचर करके बनाई जाती है फेस क्रीम। फिर लिक्विड के अंदर सॉलिड का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? लिक्विड के अंदर अगर थोड़े बहुत सॉलिड के पार्टिकल्स मिलाए जाएँ, तो उसको सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि आपका नमक पानी या फिर चीनी पानी, ठीक है ना? पानी में थोड़ी चीनी मिला दी, तो वो भी हमारा सॉल्ट का ही एग्ज़ाम्पल होता है। नहीं, नहीं, प पर ना उसको सॉल्ट का एग्ज़ाम्पल हम मान नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ही होमोजेनियस मिक्स मिल जाता है। हम तो इसमें हेटेरोजेनियस की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप पानी में चीनी या नमक मिलाओगे, तो वो तो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। वो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो उस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे कंसीडर ना करें। इसमें हम बात कर रहे हैं लिक्विड में अगर सॉलिड को मिलाते हैं, तो सॉल्ट बनती है, ठीक है? जैसे कि आपका मड मड ठीक है? मटमैला पानी जिसको कहते हैं, ठीक है ना? प उस पानी में थोड़े बहुत धूल के कण जो होते हैं। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, वो भी इसी का ही एग्ज़ाम्पल है, उसमें भी जो है लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है। उसमें अब हम जो है सॉलिड को अगर मीडियम मान के चलें, ठीक है? अगर सॉलिड को मीडियम मान के चलें तो क्या-क्या बन सकता है? अगर सॉलिड में थोड़ी बहुत गैस मिला दी जाए, ठीक है? तो जैसे कि हमारी स्पॉन्ज होती है ना? स्पॉन्ज में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, जो आप गाड़ी साफ़ करने के लिए यूज़ करते हो, स्पॉन्ज यूज़ करते हो ना? या फिर आपके सोफ़े के अंदर जो गद्दों के अंदर, सोफ़ों के अंदर जो स्पॉन्ज भरी होती है, वो क्या है? वो सॉलिड ही तो है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एयर बबल्स होते हैं, ठीक है? तो इन सबको सॉलिड फ़ॉर्म कहते हैं, ठीक है? इन सबको सॉलिड फ़ॉर्म कहते हैं, चाहे आप इसमें आते हैं आपके स्पॉन्ज आता है, रबड़, फ़ोम, ये सब इसी में ही आते हैं सॉलिड फ़ॉर्म में, कि मतलब रबड़ भी जो टायर होते हैं, उसमें भी बहुत सारी स्पेस होती है, मतलब जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है ना, वो सब कुछ आपके जो है सॉलिड फ़ॉर्म कहलाती हैं। फिर सॉलिड में अगर लिक्विड का एग्ज़ाम्पल लें, तो वो सब जेल कहलाते हैं, ठीक है? जेल कैसे कहलाते हैं कि अगर आप जेल को देखोगे, जेल को आप एक जगह रख देते हो किसी भी टेम्परेचर पे, तो जेल कोई पिघल थोड़ी जाएगा, जेल पिघल के पानी थोड़ी बन जाएगा। वो अपनी शेप को बरकरार रखेगा, ठीक है? जो जेली होती है, जेल होता है, वो अपनी शेप को बरकरार रखेगा। उसको टच करोगे तो लिक्विड सा फ़ील देगा आपको, पर वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा जब तक आप एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते हो उसके ऊपर। तो इसमें आपका जेली आ जाती है, चीज़ आ जाती है, ये सब जो है, ये देखिए ना इनका नेचर सबका एक जैसे ही आपको दिखेगा, जेली का भी, चीज़ का भी। थोड़ा-सा जो है सॉलिड फॉर्म में है, पर जो है आपको लिक्विड का फ़ील करवा रहे हैं। टच करने पे जो है वो लिक्विड का आपको फ़ील करवा रहे हैं, तो वो जेल कहलाते हैं। फिर अगर हम सॉलिड में सॉलिड का एग्ज़ाम्पल लें, तो वो सॉलिड सॉल कहलाते हैं, ठीक है ना? सॉलिड में अगर सॉलिड का एग्ज़ाम्पल लें, तो सॉलिड सॉल कहलाता है। और अगर लिक्विड में हम सॉलिड ले रहे थे तो सॉल क्या रहता है, सिंपल। और अगर सॉलिड में ही सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड सॉल कहलाता है। सॉलिड में ही सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल कहलाता है वो। जिसमें आपके कलर जेम्स आते हैं, कलर जो स्टोन्स होते हैं, जो जेम्स होते हैं, आप देखोगे बहुत सारे अजीब-अजीब कई कई सारे, एक तो हो गया आपका डायमंड, वो तो प्योर डायमंड होता है। सब कुछ एक ही कार्बन की, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से बना होता है। तो उसमें आप एकदम सफ़ेद रंग देखते हैं और कोई रंग नहीं देखते हैं। पर कैसे कलर जेम्स भी आते हैं, जिसमें ना कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अलग कुछ जैसे नीला पत्थर होता है, नीले में थोड़े बहुत व्हाइट व्हाइट धारियाँ देखने को मिलती है। या फिर आप इसी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जो आपके फ्लोर पे बिछे होते हैं ना पत्थर, तो उसमें डिज़ाइन बने होते हैं, नेचुरल डिज़ाइन जो बने होते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ के कारण बने होते हैं। और वो इम्प्योरिटीज़ जो है सॉलिड फॉर्म में होती है। इसलिए वो बहुत ही सॉल का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो गया। जो भी आपके ज़मीन पे पत्थर पत्थर बिठाए ज़मीन पे जो प बट पत्थर होते हैं,
ठीक है ना? जो आपकी फ्लोरिंग होती है ज़मीन पे, स्टोन की जो फ्लोरिंग होती है, वो आपके सॉलिड सॉल का एग्ज़ाम्पल हो गया। या फिर कलर जेम भी हो आपके जो है इसी का ही एग्ज़ाम्पल हो गया, या फिर जो ग्लास होता है, अगर रंग-बिरंगा ग्लास है, तो वो भी इसी का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि वो 3-4 तरीके के अलग-अलग रंग-बिरंगे ग्लासों को मिलाकर बनाया गया होगा। ठीक है? तो मैं चाहूँगा आप इस टेबल के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम सेपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन मेथड, मतलब हमने ये तो समझ लिया कितने तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, किस टाइप पे वो फॉर्म होते हैं, उसमें डिस्पर्जन मीडियन क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होती है, सब कुछ डिटेल में समझ लिया। पर अगर अब हमें कोई सॉल्यूशन गिवन है, उसमें भले ही होमोजीनियस हो या हेटेरोजीनियस हो, इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई भी सॉल्यूशन गिवन हो और उसके अंदर की जो चीज़ों को हमें अलग अलग करना है। हम ये बात तो जानते हैं कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो जो एक केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़े होते, वो जो मिक्सचर होता है, वो पार्टिकल लेवल पे होता है, वो आपके कंपाउंड जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है मिक्सचर नहीं होता है, कोई भी मिक्सचर आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे होमोजेनियस नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है उसमें चीज़ें जो है बॉन्डिंग नहीं होती है आपके किसी भी मिक्सचर में। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे ही आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर तो वो जो है मिक्सचर ही नहीं रहता, फिर तो वो कंपाउंड बन जाता है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आ गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्डिंग आ गई, जैसे कि आपने हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन मिला दी, ठीक है ना? तो H2O बना, ठीक है? ये इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आना। मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्डिंग होना, 2 हाइड्रोजन के एटम में 1 ऑक्सीजन के एटम की बॉन्डिंग हो जाना, ठीक है? पर फिर तो ये कंपाउंड ही बन गया, ये तो मिक्सचर ही नहीं रहा, ये मिक्सचर थोड़ी रहा, ये तो कंपाउंड ही बन गया। इसलिए जो जितने भी हमारे मिक्सचर होते हैं, उन्हें फिज़िकल मेथड से ही सेपरेट करना पॉसिबल होता है। जबकि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है ना? तो जैसे कि जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको सेपरेट करने के लिए तो केमिकल मेथड अपनाएँगे, और जितने भी हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं, बहुत होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, उन्हें सेपरेट करने के लिए फिज़िकल मेथड्स अपनाएँगे। ये कुछ 7 फिज़िकल मेथड्स हैं, होते वैसे तो बहुत सारे फिज़िकल हैं, पर जो मेन होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो 7 फिज़िकल मेथड्स ही हैं, एक सॉल्यूशन को जो है सेपरेट करने के लिए। जिसमें से सबसे पहले हमारा इवेपोरेशन आता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जैसे कि ये तो बहुत कॉमनली यूज़ भी होता है कि हमें सॉल्ट निकालना है। अगर समुद्र के पानी से, जिसमें जो है काफ़ी सारे तरीके के सॉल्ट मिले होते हैं, अगर उस सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो कैसे करते हैं हम? पहले पानी को लेते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं, पानी को जो है उबलने देते हैं, इवेपोरेट होने देते हैं, बाद में बच जाता है हमारा सॉल्ट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं। हमारे इवेपोरेशन का जो मेथड है, ये बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे होता है, क्योंकि जो हमारी सॉल्ट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। जबकि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे एक गिवन प्रेशर के आधार पे, ठीक है ना? अगर आप पहाड़ों पे जाओगे, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि ये 100 से 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जैसे-जैसे ऊपर चलते चले जाओगे, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चले जाएगा, वो बात अलग है। पर गिवन प्रेशर पे, गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि जो नमक होता है, आपके नमक का तो बॉइलिंग पॉइंट हज़ारों में होता है, 150 या फिर 2000, अलग-अलग नमक का अलग-अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो है अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करते हैं किसी पानी को, जो समुद्र के पानी को, तो उसमें से पानी तो उबल जाता है, बच जाता है सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं इवेपोरेशन मेथड। और ये जो है डिफरेंट उन जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, उन सॉल्यूशन पे यूज़ किया जा सकता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर कर रहा है, ठीक है? फिर हमारा सब्लिमेशन आता है। सब्लिमेशन आपको हमने पहले भी समझाया था कन्वर्जन में क्या होता है। सब्लिमेशन मतलब उन कुछ ऐसे हमारे जो है मेटल होते हैं, जो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनके बीच की जो है लिक्विड की स्टेट होती ही नहीं है। उन मेटल्स में जो है लिक्विड की स्टेट होती ही नहीं है। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर हमारा कपूर हो गया। कपूर यानी कि कैम्फर, ठीक है ना? कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, वैसे आपने कपूर के नाम से ही सुना होगा, जो हवन कुंड में लगाया यूज़ किया जाता है,
खुशबूदार होता है, ठीक है ना? या फिर आपकी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ये सब कुछ जो है सब्लिमेट एलिमेंट्स होते हैं, सब्लिमेट एजेंट कहते हैं इन्हें और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर कपूर का चूरा आपने किसी बाकी नमक के साथ मिला दिया मान लीजिए, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है ना? उसको जो है थोड़ा-सा उबालेंगे हम, थोड़े से उबलने पे जो कपूर है वो तो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉल्ट के जो सॉल्ट हो रह जाएगा। मान लीजिए अगर कपूर नहीं कोई नेफ्थलीन बॉल ही होगी या कोई और चीज़ हो गई जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है और फिर आप उसको सॉल्ट के साथ मिला रखा है आपने, उसको ही सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा उबाल दिया, 1000 डिग्री पर भी उबाल दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो आपका सॉल्ट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर कपूर तो लिक्विड में हो ही नहीं सकता, कपूर को तो गैसीय स्टेट में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। कपूर या फिर आपके जो भी सब्लिमेट एजेंट्स होते हैं, वो जो गैसीय स्टेट में सीधा गैसेज़ में कन्वर्ट हो जाएँगे। जबकि जो हमारा सॉल्ट हो गया या फिर बाकी जितनी भी नॉन सप्लीमेंट एजेंट्स होते हैं, वो पहले लिक्विड में होंगे, ठीक है ना? इसलिए जो सब्लिमेशन होता है, ये हमारे बॉइलिंग नेचर के आधार पे होता है, ठीक है? ये बॉइलिंग पॉइंट और नेचर दोनों के आधार पे होता है, एग्ज़ाम में जो भी आपको गिवन हो ऑप्शन, अगर नेचर गिवन हो तो नेचर ज़्यादा सही ऑप्शन होता है आपका, क्योंकि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सप्लीमेट एजेंट है, तो वो उसमें ये मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है, तो नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। फिर हमारा क्रिस्टलाइज़ेशन आता है। जो क्रिस्टलाइज़ेशन होता है ये क्या होता है? मान लीजिए इसमें क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन लिया जो कि पूरी तरीके से हाइली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपका। हाइली सैचुरेटेड का मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन लिया है आपने, तो उसमें थोड़ी-सी भी जगह नहीं है और ज़्यादा कुछ मिक्स करने की। अगर आपने पानी लिया है और उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है आग पे जलाया, ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा तेज़ आग पे उसको जलाया और बार-बार उसमें जो है नमक मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो। पहले जो है थोड़ा-सा मिलाया, मिलना बंद हो गया और जला दिया आँच, ठीक है ना? 100 डिग्री पे मतलब जला देना, वरना तो पानी ही उबल जाएगा, पानी को उबालना नहीं है, ठीक है? बार-बार मिलाते गए जब तक उसकी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ गया। यानी कि अब इसमें और ज़्यादा नमक नहीं मिल सकता। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भई 1 लीटर पानी में आप 10-10 बोरी जो है नमक मिला दोगे। ठीक है ना? कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड वही ये तो जो है खदान मिल गई हमें इसमें तो कुछ भी स्टोर कर लो। कितना ही नमक जो है भर-भर के बोरी भर बोरी इसमें स्टोर कर लो बाद में जो है इवेपोरेशन से निकाल देंगे, है ना? ऐसा थोड़ी होता है। एक लिमिट ही होती है और उस लिमिट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं हम, ठीक है? तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप एक धागा लटकाओगे, ठीक है? पहले तो ये पूरा सैचुरेटेड हो गया उसके बाद ये फ़नल को हटा दीजिए, गरम कर दीजिए आग को, फायर को, उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद एक थ्रेड लटका दीजिए और 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि उस थ्रेड के चारों तरफ क्रिस्टल्स फ़ॉर्म हो गए। उस थ्रेड पे आपके क्रिस्टल्स फ़ॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्रिस्टल्स क्या होते हैं? वो क्रिस्टल्स आपके जो अंदर का जो सॉल्यूट होता है वो ही होते हैं, ठीक है ना? जो सॉल्यूट होते हैं वो क्रिस्टल की फ़ॉर्म में उसपे चिपक जाते हैं। वो जो अपने आप को खुद ही सेपरेट करने लग जाते हैं, ठीक है ना? और वो थ्रेड पे जो है क्रिस्टल फ़ॉर्म कर जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिस्टलाइज़ेशन प्रोसेस, ठीक है? तो ये जो है समुद्र में भी होता है जैसे कि कई बार क्या होता है जो समुद्र का पानी होता है अगर उसमें कोई आप ड्रेस को छोड़ दीजिए ड्रेस को कोई पानी है बहुत ही ज़्यादा खारा पानी है, ठीक है? जैसे डेड सी का वाटर होता है, डेड सी का वाटर तो आपको पता ही होगा, ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है सॉल्टी वाटर है वो डेड सी का, वहाँ पे जो कोई भी डूब नहीं सकता ऐसा बोला जाता है, इतना ज़्यादा सॉल्टी है। अगर उसमें कोई ड्रेस रख दो आप, ठीक है? और उसको कई-कई महीनों बाद निकालो, तो आप देखोगे पूरी ड्रेस पे चारों तरफ क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। वो ठीक है ना? पूरी ड्रेस पे बहुत ज़्यादा चारों तरफ क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए क्योंकि वो सॉल्ट जो है वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फिर आता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर सिर्फ डिस्टिलेशन, ठीक है? सिर्फ डिस्टिलेशन अलग चीज़ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन का ही एडवांस वर्ज़न है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन थोड़ा बहुत हमें इवेपोरेशन पॉइंट की तरह ही लगता है, पर इसमें क्या डिफ़र होता है, आपको वैसे डायग्राम की फ़ोटो दिख गई होगी अपनी स्क्रीन पे, पर इसमें क्या होता है कि पहले तो हमने इसमें ना हमें ये जब यूज़ किया जाता है, जब हमें जो पानी को निकालना हो, जब हमें जो है समुद्र का पानी लिया और उसमें से सॉल्ट नहीं चाहिए हमें, हमें पानी चाहिए।
अगर हमें सिर्फ़ सॉल्ट चाहिए होता, तो पानी को उबलने देते, बाहर निकलने देते, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्ट हमें पानी की तो कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ सॉल्ट ही चाहिए था। पर अगर हमें पानी चाहिए और सॉल्ट ना चाहिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल एयर टाइट होता है और जो पानी के वेपर्स होते हैं, उनको जो है अलग से रख दिया है। उनको जो है ऐसे ऐसे अरेंजमेंट निकाला जाता है कि जो पानी के वेपर्स हैं, वो जो है बाहर ना निकल जाएँ। जब ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, तो पानी के वेपर बाहर ना निकल जाए। जो वो सिर्फ़ इस पाइप के ज़रिए जाएँ, जिस पाइप के चारों तरफ जो ठंडा-ठंडा पानी होता है, जो कि इसको जो है जमा देता है। एकदम पानी जो होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, उसको जमा देता है और बाद में जाके किसी और जो है डिब्बी में या फिर फ़नल में कलेक्ट करता रहता है। ठीक है ना? समझे क्या हो रहा है? पहले तो हमने यहाँ पे आग लगा दी, फायर लगा दी और फिर जो है पानी को उबाला समुद्र के पानी को, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट किया। उसमें फिर वाटर वेपर जो है पाइप से होते हुए हमारे कंडेंसिंग एजेंट पे पहुँचे। कंडेंसिंग एजेंट यानी ठंडा पानी जो कि उसको कूल डाउन कर सके। वाटर वेपर को कूल करके लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सके। फिर ये जो लिक्विड की जो छोटी-छोटी बूँदें हैं, इसको कलेक्ट करने के लिए हमने बाहर इस ट्यूब के अंत पे एक जो है फनल रख दी, जो कि वो लिक्विड को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है? इसको कहते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है? ये तो नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गया। पर अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी का ही एडवांस वर्ज़न होता है। ये हम पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम होता है जिसको हम कच्चा तेल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जो धरती से डायरेक्टली हमें तेल निकलता है, उसको पेट्रोलियम कहते हैं, यानी जो काला-काला सा कच्चा तेल होता है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसके अंदर आपकी नेचुरल गैस मिक्स होती है, आपका पेट्रोलियम, केरोसिन, वैक्स और मतलब बहुत सारी जो है पदार्थ सिंथेटिक चीज़ें उसमें मिली होती हैं। तो और हर चीज़ का ना अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपका जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है गैस का। सबसे थोड़ा गर्म करने पे सबसे पहले गैस निकल के बाहर निकल जाती है। फिर आपका पेट्रोल निकल के आता है, फिर केरोसिन, फिर डीज़ल और सबसे आखिरी में आपका चारकोल और आपका वैक्स निकल के आता है। ठीक है ना? तो इसको हमारे इस जो एक सिलेंडर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, इसमें अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर 20 डिग्री का, 100 डिग्री का 120, 150, 300 ठीक है ना? इस हिसाब से जो है टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। तब ठीक है और जो है पाइप निकल रहे होते हैं इसमें, पाइप जा रहे हैं। अगर जैसे ही जो है चीज़ ज़्यादा उबल गई, गैसेज़ फॉर्म में पहुँच गई, दो 20 डिग्री में ही जो है गैस बन गई, तो इस पाइप के ज़रिए निकल के चली जाएगी क्योंकि इस जो एरिया में सिर्फ़ 20 डिग्री का टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है। फिर 100 डिग्री पे अगर कोई चीज़ उबल रही है, ठीक है ना? तो वो इस एरिया से निकल के चली जाएगी। जैसे कि हमारा पेट्रोलियम होता है, सबसे पहले जो है हमारा गैस निकलती है, फिर पेट्रोलियम निकलता है, फिर केरोसिन निकलता है, फिर हमारा जो है डीज़ल निकलता है और आखिर में हमारा वैक्स, चारकोल जितना भी रेसिडुअल होता है या फिर प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब कुछ जो है आखिरी में बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसको निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस और ये भी हमारे बॉइलिंग पॉइंट के ही आधार पे निर्धारित होती है। इसका बेस भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। अब सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। सेडिमेंटेशन बेसिकली हम जो है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को यूज़ कर रहे हैं सेडिमेंटेशन में। ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, आप सबको पता भी होगा और इसमें कोई एनर्जी का भी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सिंपल सी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अगर मटमैला पानी है, उसको काफ़ी देर तक, कई दिनों तक अगर छोड़ दोगे, तो जो मोटे-मोटे पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप ही नीचे सेटल डाउन हो जाएँगे। जितने भी भारी पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएँगे। और हल्का पानी जो है ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आपका तेल और पानी का मिक्सचर ही है, तो उसको आराम से छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, क्योंकि तेल जो है पानी से भी हल्का होता है। ठीक है? तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में यही हम ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का यूज़ करते हैं। और इसको जो हम कह सकते हैं
कि ये वेट के आधार पे होता है या फिर मास के आधार पे होता है। तो वेट कहना ज़्यादा सही रहेगा। वेट के आधार पे पार्टिकल्स के वेट के आधार पे होता है। जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएँगे, हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाएँगे, ऊपर से साफ पानी निकाल के यूज़ कर लो। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक है? ये थोड़ा-सा न्यू मेथड होगा, आपने पहले सुना नहीं होगा या फिर हो सकता है सुना भी हो। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर लैबोरेटरीज़ में सेंट्रीफ्यूगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्या होता है बेसिकली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करें, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है कि जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ आ रही है और बीच में से जो है उसको पकड़ा हुआ है किसी थ्रेड के ज़रिए, ठीक है ना? तो इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के बारे में बताएँगे जब हम फिज़िक्स की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल का क्या होता है। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है F=mv² होता है, ठीक है ना? F=mv² होता है, डिवाइड बाय आर भी होता है वैसे तो, और ये कांस्टेंट होता है वैसे। तो इसमें क्या होता है कि जो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय जो आपकी रेडियस है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल का जो है फॉर्मूला होता है। अगर आप कोई पत्थर लेते हो या फिर जो एथलीट्स होते हैं, जब वो एक बड़ा सा लोहे की बॉल लेके घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, देखते हैं कितनी जो है लंबी दूरी तक जाती है उनकी बॉल, ठीक है ना? ये जो ओलंपिक्स में गेम होता है ऐसा, ठीक है? कि उसको ऐसे घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, देख और जिसकी सबसे ज़्यादा दूर तक चली गई वो जीत जाता है गेम को, ठीक है? उसमें भी सेंट्रीफ्यूगली आपकी फ़ोर्स लगती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स में जो मेन कंपोनेंट होता है, आपका मास होता है, ठीक है? जिस चीज़ का ज़्यादा मास होगा, ठीक है? जिस चीज़ का ज़्यादा मास होगा, उस पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर आपका मास ज़्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स ज़्यादा लगेगी। इसी आधार पे जो है ना, क्या किया जाता है कि आपको एक कंटेनर लिया जाता है, उसके अंदर के सॉल्यूशन को जो है गोल-गोल घुमाया जाता है। जो भारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो जो है बाहर चली जाती हैं, जो हल्की होती हैं वो अंदर आ जाती हैं। जो भारी हैं वो जो आपके कंटेनर के जो सरफेस पे आ जाती हैं और जो हल्की चीज़ें वो बीच में रह जाती हैं। जैसे कि आपने कभी दही बिलोई होगी या मक्खन निकाला होगा, तो उसमें भी हम इसी सेंट्रीफ्यूगल मेथड का ही यूज़ करते हैं। हम जानते ही हैं कि जो हमारा मिल्क है, वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है ना? मिल्क कोई होमोजेनियस सॉल्यूशन थोड़ी है। इस बात में कंफ्यूज़ मत हो जाना, एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। जो मिल्क है आपका, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और मिल्क में से अगर हमें बटर या फिर जो है छाछ अलग करनी हो, तो हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। उसको जो है गोल-गोल घुमाते रहते हैं मिल्क को, बहुत तेज़ी से फ़ोर्स के साथ गोल-गोल घुमाते रहते हैं। या आपको लस्सी बनानी हो, दही की लस्सी बनानी हो, तो उसको बहुत तेज़ी से घुमाओगे, उससे क्या होगा, जो आपका जो बटर है वो बाहर आ जाएगा, वो आउटर सरफेस पे जमा हो जाएगा और जो मिल्क है, मिल्क विदाउट बटर जो है बीच में रह जाएगा, ठीक है? इसी का यूज़ तो आगे प्रैक्टिकल यूज़ भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा मेथड है, ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया जाता है। ये तो हो गई घर-घर में यूज़ करने वाला, ठीक है? ये तो हर घर में जो है बटन निकाला जाता है, हर घर में जो है इसका यूज़ किया जाता है। पर जो लैब में यूज़ किया जाता है, वो ब्लड को में यूज़ किया जाता है। जो ब्लड के सैंपल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि उसमें काउंट किया जाता है कितने प्लेटलेट्स हैं, कितने आपके जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। डेंगू के दौरान आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, है ना? आपको पता ही है डिज़ीज़ वाले चैप्टर में हमने आपको समझाया था कि डेंगू के कारण आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, पर वो गिनते कैसे हैं प्लेटलेट्स कितने हैं? ब्लड में से कोई एक-एक प्लेटलेट्स थोड़ी निकालते बैठेंगे। तो क्या करते हैं, आपको फ़ोटो दिख गई होगी कि वैसे एक मशीन होती है, वो टेस्ट ट्यूब में जो है ब्लड लिखा जाता है और उसको चारों तरफ घुमाया जाता है, गोल, 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 गोल घुमाया जाता है और घुमाने के बाद जो है हमारा वो जो अलग-अलग सेपरेट बन जाता है। व्हाइट जो भारी चीज़ होती है वो एक जगह रह जाती है, एक जगह हमारे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना? तो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं सबसे भारी होते हैं और फिर रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब एक जगह एक-एक लाइन पे, एक-एक लेवल पे कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनको आराम से सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका हमारे ब्लड में भी सेंट्रीफ्यूगल मेथड का ही यूज़ किया जाता है। फिर हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस आता है। फ़िल्ट्रेशन में तो मतलब कुछ है ही नहीं। सबको पता ही है फ़िल्ट्रेशन क्या है, कि मतलब अगर आप वो जो है कि जाते हो कहीं मटमैला पानी आपको मिलता है, मटमैले पानी को साफ़ करना है, तो एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया जाता है, बारीक-सी छन्नी लगा दी जाती है, उसमें से पानी को पास ऑन किया जाता है।
जो मोटे-मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो हल्के-हल्के पार्टिकल्स होते हैं यानी पानी जिसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा का पूरा पास ऑन हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो पानी में से जो है गंदगी को सेपरेट किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल, ये भी हमारे वेट के आधार पे ही होता है, भारी पार्टिकल्स नीचे आ जाएँगे। जबकि हमारा जो फ़िल्ट्रेशन है, इसको कन्फ्यूज़ मत करो ज़्यादा, जो फ़िल्ट्रेशन है ये वेट के आधार पे नहीं होता है, फ़िल्ट्रेशन हमारे साइज़ के आधार पे होता है कि पार्टिकल का साइज़ कितना है या फिर मास कितना है, ठीक है ना? साइज़ या मास के आधार पे होता है। अगर जो भारी मोटे-मोटे पार्टिकल्स होंगे, बड़े-बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो जो है आपके फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएँगे, छन्नी के ऊपर रह जाएँगे। जैसे कि इसका घरेलू अगर एग्ज़ाम्पल लें हम, तो आप जो है दूध छानते हो या फिर जो शिकंजी बनाने के बाद उसमें से बीज को छानते हो, है ना? शिकंजी बन गई, अब उसमें से छन्नी में से छानने दिया आपने, जो बीज होंगे वो तो ऊपर रह जाएँगे, जो पानी होगा या फिर बीज या फिर नींबू के जो मोटे-मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, नींबू के जो हेयर रह जाते हैं, है ना? वो सब कुछ जो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं, जो शिकंजी है वो नीचे चली जाती है या फिर जो आपकी जो शुगर होती है, जो घुली हुई नहीं होती, वो भी ऊपर रह जाती है। ये सारा सामान जो है, जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं ऊपर रह जाते हैं, जो चीज़ अच्छे से घुल गई है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं उसके, वो जो है पास ऑन हो जाती है, ठीक है? तो ये होता है फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस। ये सातों प्रोसेस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में ना अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए आपका तो इस चैप्टर में से पूरे मार्क्स पक्के हैं। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। आसान सा चैप्टर है, बस समझने की बात है। ठीक है ना? कुछ भी जो है छोड़ के नहीं आना है, सब कुछ अच्छे से समझ लेना। अगर ये वीडियो समझ में आए तो दोबारा देखना है इसको। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।